जिस तरह मेरे घर का वातावरण था। मेरे पिताजी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे। हम बहुत साधारण लोग थे। इससे एक बचपन से ही जिंदगी की जो और लाइफ की जो ट्रू वैल्यूज हैं उन्हें देखने का मौका ज्यादा मिला। दोस्तों, क्या हुआ था अमिताभ बच्चन के साथ जिनके कारण उन्हें राजनीति छोड़नी पड़ी? क्या इसका कारण बॉलीवुड के लोग थे या फिर कुछ और? आइए आज के इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में। राजनीतिक फिल्म करते करते एक समय अमिताभ बच्चन के लिए ऐसा आया कि उन्होंने राजनीति में कदम रख लिया। जब शुरू में मैं फिल्म लाइन में आना चाह रहा था तो कभी इस ख्याल से नहीं आ रहा था कि किसी वक्त आगे चलकर शोहरत मिलेगी। उस समय ख्याल सिर्फ ये था कि जो हम करना चाहते हैं या कर दिखाना चाहते हैं उसमें कामयाबी हो। यह घटना है साल 1984 की, जब दिसंबर की एक ठंड भरी रात में राजीव गांधी ने औपचारिक तौर पर अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया। बहुत ही ढके छिपे ढंग से अमिताभ बच्चन का बिल्कुल आखिरी मिनट पर नामांकन कराया गया, जिसके कारण हेमवती नंदन बहुगुणा को बचाव का कोई मौका न मिला। चुनाव में अमिताभ बच्चन का स्टारडम जीत गया। हालांकि जब राजीव गांधी ने उनसे इलेक्शन लड़ने को कहा तो अमिताभ बच्चन का जवाब था कि उन्हें पॉलिटिक्स के पी के बारे में भी नहीं पता। बावजूद इसके अगर अमिताभ बच्चन ने हामी भरी तो इसकी कुछ खास वजह थी। एक वजह तो सभी को लाजमी समझ आती है, बच्चन परिवार और गांधी परिवार के बीच दोस्ती। अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी अपने परिवारों की दोस्ती की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। अमिताभ बच्चन के माता पिता हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के ताल्लुक जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से बेहद अच्छे थे। इंदिरा गांधी और तेजी बच्चन के बीच गहरी दोस्ती थी। हरिवंश राय बच्चन जब राज्यसभा के सदस्य बने तो पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। तब राजीव और अमिताभ बच्चन का बचपन साथ में बीता। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो कांग्रेस की कमान राजीव गांधी के पास आ गया और उन्हें सहयोग के लिए अपने सबसे पुराने दोस्त की जरूरत महसूस हुई तो अमिताभ बच्चन इनकार नहीं कर सके। राजनीति में सिनेमा के एंग्री यंग मैन की एंट्री बहुत ही धमाकेदार रही। अमिताभ बच्चन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेहतरीन दोस्त थे, ऊपर से वे एक सेलिब्रिटी थे। यहाँ से राजनीति के गलियारे में अमिताभ बच्चन का सफर बहुत आसान था, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। बहुत जल्द ही अमिताभ बच्चन को लगने लगा कि वे राजनीति के लिए नहीं बने। आखिर ऐसा क्या था कि उन्होंने पॉलिटिक्स से हमेशा के लिए तौबा कर लिया। यह घटना है साल 1984 की, जब राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद से खड़ा किया तो वीपी सिंह यूपी प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख थे। उन्होंने इलाहाबाद से अपने खास केपी तिवारी को उम्मीदवार बनाया। अमिताभ बच्चन के अचानक एंट्री मारने से वीपी सिंह को अपना कैंडिडेट वापस लेना पड़ा, लेकिन यह केवल पहला झटका था। अभी असली झटके लगने बाकी थे। अमिताभ बच्चन के इलाहाबाद में कदम रखने के बाद उनकी स्टार पावर के आगे सारी चीजें फीकी पड़ गई। अमिताभ ने जनता से संवाद कायम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1984 के इस घटना को याद करते हुए इलाहाबाद के एक नागरिक के अनुसार 1984 में मैं कर्नलगंज में रहता था और अमिताभ बच्चन जी को मिनी बस पर प्रचार करते देखा था। उस समय मैं कक्षा 4 का छात्र था। वहीं उस समय को याद करते हुए राजा नाम के व्यक्ति ने कहा कि अमिताभ बच्चन हमारे कॉलेज इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नैनी आए थे। मैं भी वहां मौजूद था। वहीं 1984 के घटना को याद करते हुए भानु प्रताप जी कहते हैं, मैंने अमिताभ बच्चन को अपने कॉलेज में देखा है। साल 1984 में मैं कुलभास्कर एग्रीकल्चर कॉलेज में स्टडी कर रहा था। अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी दोनों उस कॉलेज में प्रचार के लिए आए थे। हमने बहुत करीब से इनको देखा और उनका फोटोग्राफ लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के संजीव सिंह कहते हैं, अमिताभ बच्चन को हम गल्ला गोदाम के छत पर
भाषण देते हुए देखे थे। तब मैं 2 क्लास में पढ़ता था। आगे बैठकर मैं चुनाव के हर भाषण को अमिताभ बच्चन का सुनता था। वहीं राजू श्रीवास्तव जी कहते हैं, मैं उन दिनों में यूनियन स्टूडेंट का ज्वाइंट सेक्रेटरी था। अमिताभ जी का इतना अधिक प्रचार और जीतने की संभावना थी कि लोकदल के पार्टी दोस्त ने मुझे फ्री कर दिया अमिताभ जी के प्रचार के लिए। उस समय को याद करते हुए राजू जी आगे कहते हैं, उस समय जया जी अशोक नगर में अमृत राय के साथ घर घर घूमकर प्रचार कर रहे थे, जिसमें घर घर की महिलाओं ने भाग लिया था। वहीं संतोष कुमार झा जी उस समय को याद करते हुए कहते हैं, उस समय राजीव गांधी ने स्वतंत्रता सेनानियों की सभा बुलाई थी। मैं पिताजी के साथ वहां गया था। राजीव गांधी के साथ अमिताभ बच्चन भी थे, लेकिन वे सभा को संबोधित नहीं कर पाए थे। वे स्टेज पर पीछे बैठे थे, मैं देख नहीं सका। जब दूसरे दिन पेपर में पढ़ा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि उनको देखने से मैं चूक गया। दोस्तों, बताते चलूं कि उस समय एक नारा खूब चलता था, अमिताभ मारे बेते बेते, बहुगुना भागे खेते खेते। अमिताभ बच्चन अपने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन उन्हें स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं का सहयोग नहीं मिल सका। साल 1984 के लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से जब अमिताभ बच्चन मैदान में उतरे तो चुनाव के समय इलाहाबाद की गलियों में अमिताभ बच्चन के पोस्टर लगाकर विरोधी पार्टी के नेताओं ने खूब मजाक उड़ाया। लोगों ने उन्हें नचनिया कहा, लेकिन इन सब से हटकर अमिताभ बच्चन यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा को हराने में सफल हो गए। उस दौर में बहुगुणा को हराना बड़ी टेढ़ी खीर थी, लेकिन बिग बी ने इसे कर दिखाया। चुनाव जीतने के बाद बिग बी जब संसद के सदस्य बनाए गए तो उन्हें अन्य सांसदों के साथ राष्ट्रपति भवन में डिनर पर बुलाया गया। जब सभी लोग डिनर के लिए बैठे थे तो उनकी नजर थाली पर पड़ी। उस दौरान प्रेसिडेंट ऑफिस के भवनों की थालियों में अशोक स्तंभ का चिन्ह बना हुआ होता था। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को थाली पर बना देख बिग बी को काफी असहज महसूस हुआ और उन्हें ये राष्ट्र चिन्ह का अपमान लगा। इस पर बिग बी ने अपने विचार वहां बैठे सभी लोगों के सामने व्यक्त किए। राजनेताओं के बीच अभिनेता का ऐसा कहना बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुआ और वहां बैठे अधिकतर लोगों ने इसे सही ठहराया। इस घटना के कुछ दिनों के बाद ही एक नया कानून पारित हुआ, जहां राष्ट्रपति भवन की सभी थालियों से राष्ट्रीय प्रतीक हटाने का फैसला लिया गया। जाने माने पत्रकार रशीद किदवई ने अपनी किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में लिखा है, एमएल फोतेदार के अनुसार साल 1984 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अमिताभ बच्चन कांग्रेस में काफी मजबूत हो गए। मंत्रालय के अधिकारियों की नियुक्तियां और ट्रांसफर में अमिताभ बच्चन की दखल अंदाजी की खबरें राजीव गांधी तक पहुंच रही थी। पार्टी के कई नेताओं ने राजीव गांधी से अमिताभ बच्चन की शिकायत किया। उनकी किताब के अनुसार राजीव गांधी खुद अमिताभ बच्चन का इस्तीफा चाहते थे। वहीं अमिताभ बच्चन के इस्तीफे वाले दिन को याद करते हुए पोतेदार ने बताया, अमिताभ बच्चन उस रोज प्रधानमंत्री से मिलने आए थे। उस वक्त दोपहर का करीब 2:45 हो रहे थे और मैं लंच पर जाने वाला था। प्रधानमंत्री ने मुझे बुलाया, फिर हम 7 रेस कोर्स के अंदर गए। पीएम ने एक चेयर ली और अमिताभ बच्चन के दाईं ओर बैठ गए। मुझे बाईं ओर बैठने को कहा गया। इसके बाद पीएम ने अमिताभ बच्चन से कहा, पोतेदार जी आपका इस्तीफा चाहते हैं। मैं हैरान था और जाहिर तौर पर अमिताभ बच्चन भी हुए होंगे। फिर अमिताभ बच्चन ने कहा, अगर पोतेदार जी मेरा इस्तीफा चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ, पेपर दीजिए और बताइए क्या लिखना है इसमें। इसके बाद अमिताभ ने अपना इस्तीफा लिखा, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। हालांकि इस्तीफे का कारण बोफोर्स घोटाले में अमिताभ बच्चन का नाम आना भी है। बोफोर्स घोटाले में नाम आना अमिताभ बच्चन के जीवन का वो लम्हा है जो शायद कभी भी वो न भूल पाए। हालांकि अमिताभ बच्चन इस मामले को ब्रिटेन की अदालत में लेकर गए और इसमें वे जीत भी गए, लेकिन अमिताभ बच्चन का राजनीति से इसके बाद मोह भंग हो गया और उन्होंने राजनीति छोड़ दी। इसके बाद 15 सालों तक फिल्म मीडिया ने उन पर बैन लगा दिया। साल 2017 के एक ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने अपना दर्द साझा करते हुए लिखा था कि फिल्म मीडिया ने यह मानते हुए मुझ पर बैन लगा दिया कि वे इमरजेंसी के दौरान प्रेस बैन के लिए जिम्मेदार थे। इसके बाद मीडिया ने उनकी कोई भी तस्वीर
या इंटरव्यू लेने से इनकार कर दिया, जबकि उस समय उसकी सभी फिल्में सुपरहिट हुआ करती थी। अमिताभ बच्चन ने शेयर किया, जब वे किसी समारोह या फिर प्रीमियर में शामिल होते थे तो फोटोग्राफर अपने कैमरे नीचे रख देते थे और कभी कभी पत्रिकाओं में क्रेडिट से भी उनका नाम हटा दिया जाता था। इसके जवाब में अमिताभ बच्चन ने भी अपने फिल्म सेट पर मीडिया के आने पर बैन लगाने का फैसला किया। अमिताभ बच्चन आगे इस ब्लॉग में लिखते हैं, मेरे बारे में कभी भी कुछ भी छपा या लिखा नहीं गया था। मेरे किसी भी फिल्म या मेरे काम का कोई कवरेज नहीं हुआ था। फोटोग्राफर अपने कैमरे उस मंच पर रख देते थे जहां मैं खड़ा होता था। अमिताभ बच्चन ने अपने इस ब्लॉग में लिखा कि मीडिया बैन के दौरान ही उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक दीवार रिलीज हुई थी, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की ट्रॉफी आंधी के अभिनेता संजीव कुमार को दी गई और अमिताभ बच्चन को अपने प्रतिद्वंदी को ये अवार्ड देने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने इस ब्लॉग में आगे लिखा है, उस समय कई लोगों ने जब मुझसे बात की तो उन्होंने कहा कि यह कदम जानबूझकर मुझे अपमानित करने के लिए किया गया है। उन्होंने अभिनेता का सम्मान करते हुए संजीव कुमार को अवार्ड दिया और कहा, अगर दिलीप कुमार ने गंगा जमुना के लिए पुरस्कार नहीं जीता तो मैं किस खेत की मूली हूँ। अमिताभ बच्चन के अनुसार ऐसा उनके साथ लगभग 15 सालों तक चलता रहा, जब तक कि कूली के सेट पर उनकी घातक दुर्घटना नहीं हो गई। दुर्घटना के बाद उस समय की प्रमुख पत्रिकाओं में से एक जिसने उन पर बैन लगा दिया था, उसमें भी एक सहानुभूतिपूर्ण लेख लिखा था जो एक्टर के लिए आश्चर्य की बात थी। ठीक होने के बाद उस पत्रिका के संपादक उनसे मिले तो अमिताभ बच्चन ने पूछा कि उन्होंने सहानुभूतिपूर्ण लेख क्यों छापा। तो संपादक ने कहा, आपने मीडिया के साथ जो किया उसके कारण हम आपसे परेशान और नाराज थे और हम चाहते थे कि आप असफल हो जाएं, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि आप मर जाएं, और इसलिए जब आप ठीक हो गए तो हमने यह लेख लिखा। यह एक भावनात्मक क्षण था और तब से हम पहले की तरह सामान्य हो गए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में अपना विचार रखेंगे। बेहद आभार हमसे जुड़ने के लिए।